अब ये हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लो इन यूनिफॉर्म चैनल, सॉरी, फ्लो इन एन ओपन चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो ये चीज मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म तुम्हारा फ्लो है वो कब कहलाएगा। तो उसकी एक ही कंडीशन होती है कि जो तुम्हारा डेप्थ है ना, वो क्या हो जाए, चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए वो एक तरीके से। और यहाँ पे जब डेप्थ तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा तो वो डेप्थ कहलाता है फिर नॉर्मल डेप्थ, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा है कांस्टेंट डेप्थ, और यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है नॉर्मल डेप्थ। ठीक। अभी देखो, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो स्लोप क्रॉस सेक्शन एंड सरफेस रफनेस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म फ्लो के लिए उसने आगे दिया है कि जो तुम्हारा यहाँ पे स्लोप है, क्रॉस सेक्शन है और सरफेस का रफनेस है, वो सब चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अब आगे ये कह रहा है, तो इसके लिए ये जो कंडीशंस उसने हमें दी हैं उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है स्लोप। ठीक है, ये जो यहाँ पे है, ये तुम्हारा एस नोट, ये जो नोट आएगा ये तुम्हारा बेड का जो स्लोप आएगा उसके लिए होगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है हमें स्लोप के बारे में। तो यूनिफॉर्म फ्लो अगर है तो यहाँ पे तुम्हारा बेड स्लोप, क्रॉस सेक्शन और जो सरफेस रफनेस है वो कांस्टेंट होने चाहिए, ये वो यहाँ पे कह रहा है। ठीक। अब आगे ये कह रहा है कि हर एक क्रॉस सेक्शन पे तीन तरह की चीजें और हैं, वो तीन तरह के स्लोप्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट। एक हमारा है बेड स्लोप, एक हमारा है सरफेस स्लोप, ठीक, और एक है हमारा एनर्जी लाइन स्लोप। ये तीनों भी सेम होंगे। ठीक है, ये तीनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब जैसे तुम यहाँ पे एक इक्वेशन देख पा रहे हो, एस नोट, एस डब्ल्यू और एस एफ। इसका मतलब क्या है, एस नोट तो तुम्हारा बेड स्लोप है, एस डब्ल्यू तुम्हारा वाटर सरफेस स्लोप है जो यहाँ पे लिखा है वाटर सरफेस स्लोप, और ये एनर्जी लाइन स्लोप, ये जो है यहाँ पे फिर फ्रिक्शन वाला स्लोप हो गया, एस एफ फ्रिक्शन स्लोप। ठीक है, इसी को हम एनर्जी लाइन स्लोप भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो एस नोट तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारा एस डब्ल्यू यहाँ है कहीं पे, और एस एफ जो होता है वो एकदम टॉप वाला होता है, ऊपर का। तो यूनिफॉर्म फ्लो में ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड डिस्चार्जेस। तो ये हम यहाँ पे फॉर्मूले कुछ देखेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, डिस्चार्ज निकालने के लिए। तो इनके लिए जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो किस चीज पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, अब ये सब चीज, हाँ, मान लो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है फिर डिस्चार्ज निकालना है, तो तुम ये और कैसे कैसे निकाल सकते हो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे है। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, ये सब की मदद से निकाल सकते हो। तो सबसे पहला है फॉर्मूला तुम्हारा वेलोसिटी और डिस्चार्ज निकालने का ऑन द बेसिस ऑफ चेजेस कांस्टेंट। अब चेजेस कांस्टेंट तुम्हारा होता है सी, यहाँ पे तुम देख सकते हो सी है, ये है तुम्हारा चेजेस कांस्टेंट। सबसे पहले चेजेस ने तुम्हारे वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस, ये दिया था। तुम्हारा एस यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्लोप है, इसको हम डिनोट करते हैं एच एफ बाय एल से। एच एफ बाय एल का क्या मतलब है, एच एफ तुम्हारा है हेड लॉस भाई, और एल तुम्हारा लेंथ है। तो ये चीज है। तो यहाँ इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। चेजेस कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट में जी अपॉन एफ। एफ हमारा क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जो एच एफ यहाँ पे लिखा हुआ है तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो एच एफ लिखा है हेड लॉस, जैसे कि मैंने बताया था, ये कैसे कैलकुलेट होगा। एच एफ लिखा है, ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है, इस चीज को समझना है, इसीलिए यहाँ पे एफ लिखा है। इसको तुम सिंपली एच एल भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यही तुम्हारा एच एल है। ठीक है, तो ये हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला एफ एल बी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। अब एफ तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है, और कैपिटल एफ तुम्हारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये सब चीज तुम ऑलरेडी जानते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, सेम वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे, नया कुछ नहीं। अब आगे आ जाओ, मैनिंग्स कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो, मैनिंग्स कोफिशिएंट यहाँ पे होता है, फिर मैनिंग्स कांस्टेंट भी उसको कहते हैं, वो होता है एन। ठीक, अब इसका यूज करके हम यहाँ पे भी अपना क्या क्या निकाल सकते हैं, अपने वेलोसिटी और डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2। एस तुम्हारा क्या है, फ्रिक्शन स्लोप है। ठीक है, जो एक्चुअल में तुम्हारा फ्रिक्शन स्लोप होता है वो है। वी तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, एन तुम्हारा मैनिंग्स कांस्टेंट है यहाँ पे, एस तुम्हारा एनर्जी लाइन स्लोप है, जैसे कि अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, फ्रिक्शन स्लोप या फिर एनर्जी लाइन स्लोप। ठीक है, अब बात क्या है कि अगर तुम यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हो और तुम्हें अगर वो कोई भी एक स्लोप दे दे यूनिफॉर्म फ्लो में, सपोज करो बेड स्लोप भी देता है, तो हमने ये कांस्टेंट अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि यूनिफॉर्म फ्लो में बेड स्लोप हो, अपना सरफेस स्लोप हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो यही चीज कह रहा है यहाँ पे, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम यहाँ पे एस की जगह पे वो सब वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। ठीक, और देखो,
यहाँ पे जो n है, ये जो n तुम देख रहे हो, मैनिंग्स कांस्टेंट जो होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रिकलर्स इक्वेशन से। स्ट्रिकलर्स इक्वेशन क्या होती है? ये होती है d की पावर 1/6 अपॉन में 24। d जो होता है ये mm में होता है। अब यहाँ पे ये एक और है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है वही मैनिंग्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग वैल्यू वाला केस है। तो अगर तुम्हें करेक्ट और रॉन्ग वैल्यू दे रखी हो, या फिर कह सकते हैं कि चलो तुम्हें कोई एक वैल्यू निकालनी है, रॉन्ग वैल्यू दे रखी है, करेक्ट वैल्यू पूछ ले मैनिंग्स कांस्टेंट की, तो ये वाला फॉर्मूला तुम अप्लाई करना। यहाँ पे डी करेक्ट है, ये डी रॉन्ग है, ठीक, पावर 1/6 है। चलो डी तुम्हारा डायमीटर है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, अब यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, नॉर्मल डेप्थ के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये थोड़ा सा बताता हूँ। मैनिंग्स इक्वेशन है तुम्हारी, और वहां पे एस लिखा हुआ है बेड स्लोप। बता दे रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हमें पहचाननी होती है ओसीएफ में। ओसीएफ के अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो तुम क्वेश्चन सही करोगे, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन है तो तुम क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो बेड स्लोप जो होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था तुम्हें कि नॉर्मल डेप्थ कहाँ पे होता है, नॉर्मल डेप्थ तब होता है जब यूनिफॉर्म फ्लो हो, डेप्थ कांस्टेंट हो जाता है, उसको नॉर्मल डेप्थ कहते हैं। अब यहाँ अगर तुम्हें बेड स्लोप दे रखा है, यानी कि एस नोट दे रखा है, और एस नोट तो बदलता नहीं है, तो यहाँ अगर तुम्हें बेड स्लोप दे रखा है, यानी कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकलेगा, उसकी मदद से क्या निकलेगा, नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकलेगा। अब वो कैसे, वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आर है, आर क्या होता है, ए अपॉन पी है। ए तुम यहाँ पे बी इंटू वाई करोगे, वाई ऑब्वियसली डेप्थ है, तो ये वाई एन है, इस तरीके से ये कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे नॉर्मल डेप्थ निकलेगा, ठीक है। ये सब के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। अगर अभी कुछ डाउट है इस तरह का तो वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, एस जो है तुम्हारा, अगर वो एस एफ लिखा गया है, यानी कि एस नोट की जगह पे एस एफ दे रखा है, फ्रिक्शन स्लोप दे रखा है तुम्हें यहाँ पे, है ना, या फिर एनर्जी लाइन स्लोप दे रखा है, तब क्या निकलेंगी, तब तुम्हारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो निकलता है। क्या निकलता है तब, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी कि एक्चुअली में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है उस टाइम पे, वो निकलेगा। अगर देखो, हेंस इन वेराइड फ्लो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मे नॉट बी इक्वल टू नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, वेराइड फ्लो है, तब उस सिचुएशन में तुम्हारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से इक्वल, सॉरी अलग हो जाएगा। ये चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो हर एक तरह का जो बेड स्लोप होगा वो अपनी तरह की वैल्यू देगा। जैसे कि अगर मैं बेड स्लोप ले रहा हूँ, सिंपल बेड स्लोप, तो वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो देगा। अगर मैं फ्रिक्शन स्लोप ले रहा हूँ तो वो यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो देगा। इस चीज पे याद। मोमेंटम इक्वेशन पे आ जाओ, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। ये वाला इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तुम लोग जानते हो। अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, M1 इक्वल्स टू M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे M2 M1 का मैंने वैल्यू रखा रो क्यू V1, और रो क्यू V1 यहाँ पे भी हो जाएगा। कैसे हुआ, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया भाई यूनिफॉर्म फ्लो है तो बराबर हो गए, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा W sin थीटा इक्वल्स टू एफ एस, ठीक है। और एफ एस तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा शेयर फोर्स था। अब इसको मैं एक और तरीके से कंपेयर कर सकता हूँ। शेयर फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टॉ थीटा या फिर टॉ नॉट पी एल, तुम लोगों को याद होगा, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है, ये यहाँ पे देखो डब्ल्यू साइन थीटा आ चुका है यहाँ इस तरीके से, ठीक। डब्ल्यू क्या है, तुम्हारा वेट है। अब वेट को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, देखो ये है डेंसिटी और ये है वॉल्यूम, ठीक। समझो, ये मैंने इस तरीके से वेट निकाला, ये वेट डेंसिटी गामा यहाँ पे। तो इसी रिलेशन को मैंने इस तरीके से चेंज यहाँ पे कर दिया है। अब ये मैंने चेंज इसलिए किया ताकि मेरे पास एक रिलेशन और बन जाए और मैं इसका और यूज कर सकूं अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता है। चलो, अब यहाँ पे देखो, टो नोट क्या है तुम्हारा, जैसे कि बताया था शेयर स्ट्रेस है, गामा आर एस नोट, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। आर तुम्हारा हाइड्रोलिक रेडियस है यहाँ पे, गामा वही डेंसिटी है, वेट डेंसिटी, और एस नोट तुम्हारा बेड स्लोप, ठीक। चलो, ये सब फॉर्मूले हो चुके। आगे देखो, देयरफॉर एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम ग्रेविटी इक्वल टू एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस इक्वेशन से बता रहा हूँ, ये इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है, डब्ल्यू साइन थीटा बराबर है किसके, एफ एस के। तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है, देखो डब्ल्यू क्या होता है, वेट होता है ना। अब वेट पे क्या चीज एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, वेट तो ग्रेविटी की वजह से है। तो यहाँ पे उसने वही कहा है कि एनर्जी जो है ग्रेविटी की वजह से जो आ रही है वो बराबर है किसके, एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से। अब फ्रिक्शन क्यों आ गया, बिकॉज यहाँ पे देखो शेयर फोर्स की बात हो रही है, एफ एस, तो फ्रिक्शन आ गया। तो
ये स्टेटमेंट इसने यहाँ पे इस तरीके से दिया, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर ही होगा। इस चीज को याद रखना कि यूनिफॉर्म फ्लो में जो तुम्हारा एनर्जी है ग्रेविटी की वजह से वो बराबर हो जाता है एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं कॉन्सेप्ट। जो भी अभी मैंने ऊपर बताया वही सब यहाँ पे लिखा है। गामा तुम्हारा यूनिट वेट है वाटर का, एल तुम्हारा लेंथ है सेक्शन के बीच का, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, टो नॉट शियर स्ट्रेस है, और यहाँ पे पी तुम्हारा वेटेड पैरामीटर। चलो अब देखो, ये चीज जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला। यहाँ पे कह रहा है हेयर फ्रिक्शनल फोर्सेस आर बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी फोर्सेस, जस्ट अभी हमने पढ़ लिया। आगे देखो, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, जब हमारी थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी तो जो हमारा माइल्ड स्लोप है ना, वो क्या हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारा साइन और टेन दोनों के दोनों बराबर होते हैं, और हमें पता है कि टेन थीटा बेड स्लोप के बराबर है, तो इस साइन थीटा को सबसे पहले तो मैं टेन थीटा के बराबर रखूंगा, और फिर टेन थीटा हमारा एस नोट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी निकाल लिया कि गामा ए एल एस नोट इक्वल्स टू टो नोट पी एल। तो एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे ये बन गया इसी स्टेटमेंट से। ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। फिर उसी तरीके से क्या हुआ कि यहाँ से एल जो है ये कैंसिल आउट हुए, और टो नोट को मैंने एक साइड में रखा, तो यहाँ पे मेरे पास आया गामा ए पी एस नोट। अब ये ए अपॉन पी ये बन चुका मेरा क्या, आर, हाइड्रोलिक रेडियस बन चुका है। तो ये जो अभी मैंने बताया है ये अपना डेरिवेशन है किसका, ये जो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, टो नोट इक्वल्स टू गामा आर एस नोट का, ये इसका डेरिवेशन निकला। ठीक, ये भी सभी को क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसका डेरिवेशन हुआ है, इस तरीके से ये आया है। अब आगे देख लो, वॉल शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डायनेमिक प्रेशर। तो जो हमारा वॉल शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है डायनेमिक प्रेशर के। डायनेमिक प्रेशर हमारा ये है। मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, ये वाली जो चीज है यहाँ की इनको मत पढ़ो, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की, इसको जाने देते हैं, ये इसमें आ गया है, इतना पार्ट छोड़ देना। इसके बाद आ गया जाओ, इसको तुम जानती हो, v इक्वल्स टू सी अंडर रूट आर एस। अब इसमें दो फॉर्मूले यहाँ पे तुम लोगों के सामने लिखे, एक मायर्स फॉर्मूला लिखा है, एक स्टिकलर फॉर्मूला लिखा है, और एक नीचे डार्सी विसबैक भी है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये मेयर्स फॉर्मूला जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, रिपीट हुआ। स्ट्रिकलर फॉर्मूला यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिखा है। एक स्ट्रिकलर फॉर्मूला तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऊपर हमने पढ़ा था, जहां पे डी की पावर क्या थी, 1/6 थी। यहाँ पे 50 लिखा है ना, वहां पे नहीं था। एक्चुअली में जो 50 है ये वही वाला है। अभी देखो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिकलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये D50 जो होता है ये कह रहा है, 50 जो है एक्चुअली में मीटर में है, ये डेप्थ है हमारा, इज द पार्टिकल साइज। D50 क्या है, तुम्हारा पार्टिकल साइज है, जिसमें 50% हमारा बेड का जो मटेरियल है वो फाइनर होगा। अब इस बारे में तुम लोग जानते हो, मैंने थोड़ा बहुत जियोटेक का कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस पहले भी किया था, जो इसमें आया था हमारे बीएमसी में, ये परसेंटेज फाइनर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वहां पे आया था, तो मैंने तब तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो वही चीज है ये। आगे देखो, डार्सी विसबैक इक्वेशन, एच एफ इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, ये तुम्हारा डार्सी विसबैक का फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये पाइप फ्लो के लिए है, इसके लिए पाइप फ्लो के लिए, लेकिन ओपन चैनल में ये फॉर्मूला रिलेट करके लगाया जाता है किस पे, पाइप फ्लो पे। ठीक है, रिलेट करके लगाया जाता है। ये जो चीज यहाँ पे लिखी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा था, ये अपने लिए लिखा है ताकि हमें पता हो कि डार्सी विसबैक कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हारे पास में होनी चाहिए। चलो, अब यहाँ पे आ जाता है मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन वाला टॉपिक। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं भर भर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर इसको कह लो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ पे, प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे, दोनों जगह आएंगे यहाँ पे, प्री प्लस मेंस। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं देखो किस तरीके से होंगे। सबसे पहले तुम्हें उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि वो आया कैसे है, देन तुम फॉर्मूला अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखो, सेक्शन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट होगा, तो ये यहाँ पे कंडीशन बता रहा है, थ्योरेटिकल कंडीशन बता रहा है कि सेक्शन जो है तुम्हारा वो मोस्ट एफिशिएंट होगा। कब होगा, आगे देखो, इफ फॉर अ गिवन एरिया द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम। तो कोई भी चैनल तुम्हारा
या फिर कोई भी सेक्शन कह लो कि मोस्ट एफिशिएंट है, किस कंडीशन में मोस्ट एफिशिएंट है, जब किसी भी गिवन एरिया के लिए वो मैक्सिमम तुम्हें डिस्चार्ज निकाल करके दे दे। ठीक है, ये होती है यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट चैनल की क्या डेफिनेशन। और इसी का यूज करके हम हर जगह पे फॉर्मूले फिर ड्राइव करते चले जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है ये प्री में भी आई हुई है। आगे देखो, फॉर अ गिवन एरिया इफ वेटेड पैरामीटर इज मिनिमम, अगर किसी भी गिवन एरिया के लिए अगर हमारा वेटेड पैरामीटर मिनिमम है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा और इस तरीके से डिस्चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि गिवन एरिया के लिए, यानी कि दो चीजें निकल करके आई हैं। गिवन एरिया के लिए मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, गिवन एरिया के लिए एक तो जो तुम्हारा वेटेड पैरामीटर है वो कम हो एंड दूसरा डिस्चार्ज ज्यादा हो। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना मैनिंग्स वाला फॉर्मूला। तो v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2, ये सब आ गया। डिस्चार्ज अगर मुझे निकालना है तो q इक्वल टू a इंटू वी कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। r भी मुझे पता है क्या होता है, a अपॉन p होता है। अब एरिया का मैंने यहाँ पे लिख लिया b इंटू वाई है, और p वेटेड पैरामीटर है तो ये b प्लस 2y हो गया। अब सब लोगों को पता ही है b प्लस 2y कैसे। अब देखो भाई, ये तो तुम्हारा b है और ये तुम्हारा यहाँ पे y है, और ऐसी एक तुम्हारा ये यहाँ पे y है। तो वेटेड पैरामीटर निकाल ले तो एक y ये ऐड हुआ, एक ये ऐड हुआ और एक ये ऐड हुआ, तो ये हो गया b प्लस 2y। अब ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी और इन वैल्यूज को अब मैं यहाँ पे भी रखूंगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज ये देख पा रहा हूँ, वो देखो ध्यान से, कि जो मेरा डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। y क्या है, तुम्हारा डेप्थ है। देखो यहाँ पे भी y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, सब जगह पे तो y आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे ये पहचाना, ऑब्जर्व ये किया मैंने कि जो मेरा डिस्चार्ज है इट इज रिलेटेड टू द डेप्थ। अब जो भी उसकी पावर हो वो मुझे अभी नहीं पता है, मैंने इसको यहाँ पे सिंपली एक्सटेंड किया। तो अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि मेरा जो डिस्चार्ज है मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम, है ना। मुझे डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए। किसके लिए मैक्सिमम चाहिए, मोस्ट एफिशिएंट अपने चैनल सेक्शन की बात हो रही है। तो देखो, एक तो ये मैक्सिमम और दूसरा तुम्हारा पी मिनिमम, एक चीज ये है। अब ये यहाँ पे कैसे होगा, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी लगा देंगे यहाँ पे, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो डी क्यू अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं अपना क्यू मैक्सिमम निकालूंगा और डीपी अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 करके मैं यहाँ से अपना पी मिनिमम निकालूंगा। तो अभी यहाँ पे फॉर्मूले निकलने वाले हैं, अभी छोटा सा डेरिवेशन है। अभी देखो, तो एफिशिएंट चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड इज इकोनॉमिकल चैनल। एफिशिएंट चैनल जो होता है उसको हम इकोनॉमिकल चैनल भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सपेंडिचर क्या होता है, मिनिमम होता है, किसको कैरी करने के लिए, गिवन डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल हम बनाएंगे, ट्रायंगुलर भी बनाएंगे, सारे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं अपने रेक्टेंगुलर के लिए। तो देखो, जैसे कि मैंने भी बताया था, तो तुम्हारा पी बी प्लस 2y हो गया, ये बी यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ, बी तुम्हारा यहाँ से निकाला गया ए अपॉन वाई करके। अब P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है B की जो तुमने अभी निकाली, तो हो गया A अपॉन वाई। तो dp अपॉन डी वाई, अब तुम क्या करोगे, तुम एक इक्वेशन यहाँ पे बना चुके हो, अब तुम्हें क्या करना है भैया, dp अपॉन डी वाई करना है। मैक्सिमम मिनिमम हम यहाँ पे बिकॉज लगाने वाले हैं। तो dp अपॉन डी वाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है a इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, यानी कि अभी जो a इक्वल्स टू 2y स्क्वायर आया है ये किसके बराबर है, देखो a का दूसरा फॉर्मूला होता है ना b इंटू वाई, एरिया का। तो यहां से मुझे b इक्वल्स टू 2y मिल गया, यानी कि मेरा एक रिलेशन यहाँ पे निकल चुका है। तो मिनिमम वेटेड पैरामीटर के लिए y इक्वल्स टू बी अपॉन 2 होना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो तुम्हारा डेप्थ है वो विड्थ का हाफ हो। ठीक है, एक रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे ये निकाल दी। फिर उसी तरीके से मेरा यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस निकल जाएगा जो कि y अपॉन 2 आएगा। अब ये कैसे निकला, देखो r इक्वल्स टू a अपॉन p फॉर्मूला होता है। y वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो मैं यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करूंगा, सॉरी, इस तरीके से फिर मेरे पास में r इक्वल्स टू वाई पॉइंट 2 आ जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे चीजें, ये जो वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्टली पूछता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्टली पूछेगा। अब इसके बाद जो जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किए बस वही यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। दो चीजें मैंने यहाँ पे निकालनी है, एक है बी इक्वल्स टू 2y और एक है r इक्वल्स टू वाई पॉइंट 2, दोनों इंपॉर्टेंट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए निकालनी है। अब आ जाओ यहाँ पे ट्रेपेजोडल के लिए। ट्रेपेजोडल में क्या होगा, उसी तरीके से ट्रेपेजोडल में भी यहाँ पे तो तुम्हारा क्या है, बी है, ये तुम्हारा डेप्थ जो है ये वाई है। तो यहाँ पे मैं एक स्लोप एज्यूम करके चलूंगा जो कि होगा 1:n का। अब इसके अकॉर्डिंगली
पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मुझे सबसे पहले ये निकालना होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये निकालूंगा, तो यहाँ मेरा ये निकल जाएगा y अंडर रूट में 1 + n²। आई गेस सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना यहाँ पे अभी ये जो वैल्यूज हैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। और देखो अभी ये जो यहाँ पे निकला है, ये तो ये स्लैंट हाइट निकला है। चलो अभी फर्दर देखो, तो यहाँ पे ये जो लिखा है t = b+2y_n, अब ये क्या है बता देता हूँ। b तो तुम्हारा यहाँ पे ये है, यहाँ ऊपर में यहाँ से यहाँ तक b है, ये तो तुम देख ही पा रहे हो। अब हो क्या रहा है कि ये है y, और एक डेप्थ चलने के लिए मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, n हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं y डेप्थ चलूंगा तो मेरा y n हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो इसीलिए एक वाई एन तो ये आ जाएगा और एक वाई एन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली जो टॉप है, टी का मतलब यहाँ पे टॉप विड्थ है, तो ये टॉप विड्थ तुम्हारी हो जाएगी b+2y_n या फिर 2ny, ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे जो मुझे एरिया निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे पास में क्या हो जाएगा भैया, b+2ny ये निकाला, और b तुम्हारे पास यहाँ पे है ही, तो ये हो गया एक, हाइट तुम्हारी y है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा एरिया निकल करके यहाँ पे आया है वो आया है ये, लो जी, इस तरीके से तुम्हारा एरिया निकल चुका है, ये रहा यहाँ पे एरिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तुम देख सकते हो, ये जो n है, ये वाला जो n है, इसको मैंने यहाँ पे निकाल करके इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये जो सारा का सारा है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी यहाँ से। उसी तरीके से मैंने पैरामीटर निकाला, यहाँ से n की वैल्यू जो भी गिवन देगा वो यहाँ पे पुट कर देना और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरीके से जो तुम्हारा पैरामीटर है वो भी निकल जाएगा। पैरामीटर अब कैसे निकलेगा वो बता देता हूँ भैया। पैरामीटर के लिए ये सब रब कर दे, अभी देखो पैरामीटर के लिए b तुम्हारा ये है, एक स्लैंट हाइट ये हो गया जो तुमने यहाँ पे निकाला, और एक स्लैंट हाइट तुम्हारा ये हो गया यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये तुम्हारा पैरामीटर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें ट्रेपेजोइडल वाले में तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है मोस्ट एफिशिएंट चैनल जब ट्रेपेजोइडल शेप। तो यहाँ पे उसके लिए कंडीशन ये होती है कि यहाँ जो एंगल बन रहा हो वो 60 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी जो कंडीशंस डेवलप होती चली जाएंगी वो ये होगी कि 2l जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारी टॉप विड्थ के, और l कहाँ है, ये है स्लैंट हाइट। तो पहली चीज तो ये, ठीक। तो इस तरीके से फिर ये भी हमारा निकल करके आ जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये चीजें देख पा रहा हूँ कि ट्रेपेजोइडल चैनल में मोस्ट एफिशिएंट चैनल होने के लिए एक तो 2l = t होना चाहिए सबसे पहली चीज, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, और r जो है y/2 होना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। n की जो वैल्यू है ये डायरेक्टली पूछता है मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए कि क्या होती है ट्रेपेजोइडल में, ये होती है 0.577, इसको याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। चलो और देखो मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल, अब इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये एंगल जो है इसको हम एज्यूम करते हैं 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे सेंटर में एंगल बनता है इसको हम एज्यूम करते हैं 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में ले लो, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जो तुम देख रहे हो ये एक ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है, स्लोप यहाँ पे है n/1 वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल जो है वो n/1 है। तो इस तरीके से मेरे पास में यहाँ पे n = 1 आ जाता है, 1045, बिकॉज 45 का एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे सेंटर में एक्जैक्टली 45 का एंगल होगा। अब n = 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे t = 2ny होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए t = 2ny होना चाहिए, पहली चीज। इस तरीके से फिर मैंने आगे ये भी निकाल लिया और पैरामीटर भी निकाल लिया। तो सभी को सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि जो मेरा r है एफिशिएंट चैनल के लिए ट्रायंगल में, वो होना चाहिए y/2 ये होना चाहिए, ठीक। तो ये इतना तुम लोग याद रखना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं कि कहाँ पे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये गेट में काफी पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन। और कहाँ पे आया है, तुम अगर गुप्ता के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सॉरी गुप्ता के प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, गुप्ता के अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। और जेई में भी कई बार आया है, कहीं कहीं पे एई में भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आया हुआ। तो ये क्वेश्चन है क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो बता देता हूँ। अभी डाउट्स लूंगा तुम लोगों के, पहले इसको थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है टाइप 1 चैनल सेक्शन और एक होता है टाइप 2 चैनल सेक्शन। दो चीजें होती हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। चैनल सेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 एक होता है टाइप 2। अब यहाँ पे टाइप 1 कौन सा होता है, टाइप 2 कौन सा होता है वो देखो। तो टाइप 1 में तुम यहाँ पे देखो, मैंने कुछ फिगर्स ली हुई हैं, ये फिगर्स इस तरीके से हैं
कि अगर यहाँ पे एक चीज तुम देखो, ये तुम्हारी विड्थ है, यहाँ पे इतनी तो विड्थ है, और तुम विड्थ को कंपेयर करो किससे, डेप्थ से। विड्थ को किससे कंपेयर करो, डेप्थ से कंपेयर करो। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारी डेप्थ बढ़ रही है, यानी कि तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, तो तुम्हारी जो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, विड्थ है वो कांस्टेंट हो रही है ना। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पे भी देखो, दूसरे वाले में अब तुम देखो कि तुम्हारी जैसे जैसे डेप्थ जो है वो बढ़ रही है, जो जैसे तुम्हारे वाई की वैल्यू है वो बढ़ रही है, तुम्हारी विड्थ यहाँ पे बढ़ रही है। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही तुम इसको भी ले लो नीचे से ऊपर की ही तरफ, जो तुम्हारा डेप्थ है नीचे से ऊपर की तरफ तुम देखो। तो यहाँ जिस भी चैनल में डेप्थ बढ़ने पे, मतलब डेप्थ ऊपर की तरफ जाने पे, अगर तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी विड्थ कांस्टेंट रहे, या फिर